द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लिस्ट पे लिस्ट आ रही है हर पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन ऐसे में जो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं या गोदी मीडिया उसमें और ज़्यादती करके और बड़ा के जो बता रही है, उसकी हकीकत के एक और ये समझ लीजिए कि पोल खुलती है। वो कैसे है कि JNU के चुनाव हुए हैं और JNU के छात्र संघ के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत कोशिश करने के बाद भी, हर तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी जीत का चेहरा देखने से अपने आप को वंचित ही देखा। जो भाजपा के लिए बड़े दुखदाई हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के परिणाम, छात्र संघ के परिणाम ऐसे आए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे अरमानों में पानी फेर देने जैसा है। वैसे ही एक तरफ बीजेपी में झटके पड़ रहे हैं, जो सांसद सिटिंग MP इस्तीफे दे रहे हैं, कहीं विधायक इस्तीफे दे रहे हैं, पर गोदी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती है। पर अब छात्र संघ के चुनाव हारना, बीजेपी का शून्य आना, 4-0 से चुनाव हारना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव की शुरुआती दौर के अंदर कितना बड़ा झटका है। लेकिन कोई चर्चा कर रहा है क्या? संदीप सिंह है, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि भाजपा की छात्र इकाई ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी की छात्र इकाई है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बीजेपी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देती है, उस रिप्रेजेंटेशन में ABVP ही है और इनका ऑफिशियल स्टूडेंट विंग है। वो भाजपा की छात्र इकाई ABVP को JNU छात्र संघ चुनाव में मिली हार, सभी 4 पदों पर भारी हार। ये देश का मूड है, सत्ता के खिलाफ हवा चल रही है, मोदी की हार है ये, लेकिन कोई लिखेगा नहीं। अब ये जो संदीप सिंह जी ने लिखा है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। दिल्ली के बीचों बीच यूनिवर्सिटी है, JNU के छात्र संघ के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कन्हैया कुमार तमाम लोग यहीं से छात्र संघ के चुनाव जीत के देश में राजनीति करने के लिए आगे बढ़े और ऐसे में बीजेपी के लिए JNU एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की तरह था। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीजेपी और ABVP के लोग वहाँ पर माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हों या वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, जिस तरह से बीजेपी के विरोध विचारधारा के जो लोग हैं सबको गिरफ्तार भी बहुत सौ को किया गया, केसेस भी बहुत सौ पे लगाए गए, JNU के नाम पे जो राजनीति हुई सबके सामने। अब उसी JNU के छात्र संघ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी करारी हार, वो भी लोकसभा इलेक्शन के शुरुआती दौर के अंदर। तो जो मोदी जी कहते हैं ना कि ये असल मूड ऑफ द नेशन है, जब वो पत्रकारों से नारे लगवाते हैं, मोदी अब की बार, मोदी 400 पार, एक चैनल के कार्यक्रम में, अब वही जो मूड ऑफ द नेशन है वो देश का JNU के छात्र संघ चुनाव से दिखा। और लोकसभा के माहौल में, जब माहौल हर तरफ भाजपा मई बनाने की कोशिश की जा रही है, गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, ऐसे में बीजेपी को ये झटका जो पड़ा है, अगर गोदी मीडिया इस पर चर्चा कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन के जीतने के जितने भी चांसेस बनाए जाते हैं दिल्ली में, खासा असर इसके ऊपर पड़ेगा। और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे वोट शेयर्स में घुसने की बात करती है या उसको हासिल करने की बात करती है, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का अगर वोट शेयर बड़ा होता तो छात्र संघ के चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल होती। अरे 3-1 का ही चुनाव होता, एक ही कोई बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो जीत जाता, लेकिन एक पद पर भी बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता, तो उससे साफ समझ में आता है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। लेकिन क्या गोदी मीडिया चर्चा करेगा? क्या कोई भी दम रखता है इस पर सवाल पूछने का? कोई ना सवाल पूछेगा ना चर्चा होगी। इसीलिए देश के जो दूसरे लोग हैं, दूसरी तरफ जो लोग रह रहे हैं देश के कोने कोनों में, उन तक कोई खबर नहीं पहुंची होगी। यकीन मानिए, अगर JNU के छात्र संघ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक प्रत्याशी भी जीत जाता चारों पोस्ट के ऊपर, चाहे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष कुछ भी बनता, तो आप सोचिए कि क्या हाल किया गया होता। जॉइंट सेक्रेटरी ही बन जाता कोई, तो बीजेपी के तरफ माहौल बनाने के लिए गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी होती। और मैं दावे से कह रहा हूं कि 2-4 डिबेट भी हो गए होते हैं कि भैया बीजेपी के कैंडिडेट जॉइंट सेक्रेटरी पद के ऊपर जीत गया। मैं नहीं कह रहा कि सेक्रेटरी या अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात, मैं तो कह रहा हूं कि अगर छात्र संघ में जॉइंट सेक्रेटरी भी जीत जाता कोई बीजेपी का, सबसे चौथे नंबर की जो पोस्ट है, तब भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा होता कि देखिए मोदी लहर है। लेकिन अब ना कोई लहर की बात होगी, ना कोई नुकसान की बात होगी, ना इस पर कोई सवाल होगा, क्योंकि हार का जो सामना किया है वो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई ने किया। एक तरफ बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम बहुत आश्वस्त हैं 400 पार के ऊपर, जब इनका हर एक प्रत्याशी जीत रहा है तो फिर कांग्रेस के दूसरी पार्टीज के नेताओं को डरा धमका के अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का मकसद क्या दिखता है? और मकसद तो छोड़िए, ज्वाइन कराना छोड़िए, उनको टिकट भी देना। नवीन जिंदल साहब नए हैं जो इसके बीजेपी की एंट्री करने वालों में से। नवीन जिंदल साहब कांग्रेस से सांसद रहे, मंत्री रहे और बीजेपी के धुर विरोधी रहे, लेकिन बड़े उद्योगपति हैं। जिस तरह से उनके नाम
मुकदमों में दर्ज किए गए, जो जांच एजेंसीज ने उनके ऊपर केस रजिस्टर किए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या कोल एलोकेशन का स्कैम का केस हो, उस सब के ऊपर बीजेपी ने उन पर जम के आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और अब उन्हीं को पार्टी में लेकर उसी दिन टिकट भी दे दिया है चुनाव लड़ने का। आप सोचिए कि ये हाल है कि नवीन जिंदल भाजपा में शामिल हो गए, कोयला घोटाले में आरोप लगाए थे बीजेपी ने, आरोप का केस रजिस्टर किया था, विकसित भारत बनाने वाले हो गए, ये एक यूज़र ने लिखा है। देखिए पुराने हमारे अखबारों की कटिंग्स भी चल रही हैं, स्क्रीनशॉट्स। कोल स्कैम, नवीन जिंदल अदर्स समन्ड एज एक्यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, नवीन जिंदल चार्ज इन कोल एलोकेशन स्कैम। ये सारे के सारे जो यूपीआई पे घोटाले के आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसको 10 सालों में कोई सिद्ध नहीं कर पाया मनमोहन सिंह जी की सरकार के जो आरोप लगे थे सरकार पर, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने बयानबाजी तक करी थी नवीन जिंदल को लेकर। सुरेंद्र राजपूत जी ने डाला है कि भाजपा पहले नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का आरोप बताती थी आरोपी, फिर उन्हें भाजपा में शामिल कर लोकसभा का चुनाव लड़वा रही है। धन्य है भाजपा। ये देख लीजिए वीडियो, ये भाजपा के कितने दिग्गज नेता हैं जिन्होंने ये बयान दिया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट था बीजेपी का नवीन जिंदल जी के खिलाफ, और अब उन्हीं नवीन जिंदल को बीजेपी ने बीजेपी में लेकर टिकट देने का काम किया। सुन लीजिए क्या ख्याल थे नवीन जिंदल जी को लेके बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर, इतने कद्दावर नेता उनके। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे कौन। 2 बड़े आरोप लगाए गए कांग्रेस पे की सरकार पे, मनमोहन जी की सरकार पे। कोल एलोकेशन का आरोप था स्कैम का, दूसरा आरोप था आदर्श सोसाइटी के फ्लैट घोटाले का। फ्लैट चोर तक कहा मोदी जी की पार्टी ने, और मोदी जी जैसे स्तर के नेताओं ने अशोक राव चव्हाण जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अशोक राव चव्हाण जी को शामिल किया बीजेपी में, राज्यसभा भेजा, जिन पे आदर्श स्कैम का सबसे बड़ा आरोप था। यूपीए के ऊपर जो आरोप लगाए थे उनमें बड़ा आरोप ये था। दूसरा, नवीन जिंदल साहब पे कोल एलोकेशन स्कैम का आरोप लगाया और उसके बाद उनको भी बीजेपी में शामिल कर लिया। तो ये सारे आरोप अब क्या बीजेपी पे लगाए जाएंगे या क्या? इस पे सवाल कोई करेगा या नहीं करेगा? उम्मीद तो यही है कोई नहीं करेगा। जवाब देना तो दूर की बात है, जवाब जब लेने की बात होगी, जब कोई सवाल पूछेगा तो सवाल पूछना ही मना है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि छात्र संघ चुनाव में बीजेपी को किस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चर्चा इसलिए नहीं होगी क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को आगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आगे लेके जाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितना लोगों को पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।